हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर। सो बच्चे, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमंस के लिए डिजीज कॉजिंग करवाने के सिवाय वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल कैसे हैं। सो ये रहेगा इसका पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे यूजफुल रहते हैं। इसमें पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में कैसे यूजफुल रहते हैं। ठीक है। बच्चे, मेनली हम क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स हैं जब हम उनको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं तो उसको अगर हमें बल्क क्वांटिटी में बनाना हो, उसके लिए क्वांटिटी ज़्यादा बनानी हो, तो मेनली उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्मेंटर्स, बड़े बड़े टैंक्स फर्मेंटर्स, जिससे कि क्या होता है, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं बच्चे वो हमें बल्क में मिल सकते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, हम उनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसमें हम बात करेंगे बेवरेजेस की। ठीक है। सबसे पहले बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एंड वोडका। ठीक है। ये सब जब इंडस्ट्रियली यूज होते हैं बच्चे तो इसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। जो सबसे पहले हमारी बियर है बच्चे, उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कम किस में होती है, बियर में होती है। ये भी आपको नीट में भी पूछ सकते हैं या अगर आपके नॉर्मल एकेडमिक सेशन के पेपर्स चल रहे हैं उसमें भी पूछ सकते हैं कि लीस्ट जो है अल्कोहलिक कंसंट्रेशन किस में रहती है बच्चे, वो रहती है आपकी बियर में। ठीक है। जो बियर है बच्चे वो किसकी बनती है, बार्ले माल्ट की बनती है और इसमें जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन रहेगी वो रहेगी 3 to 6%। राइट। उसके बाद बात करेंगे वाइन की। तो वाइन आपके किससे बनते हैं, फ्रूट जूसेस से बनते हैं वाइन। ठीक है। तो उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कितनी रहती है, 9 to 12% क्या रहता है, उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन रहती है। वही बात करेंगे विस्की की, तो बच्चों उसमें 50% रहेगा और किससे बनती है, फर्मेंटेड सीरियल से बनती है। ठीक है। रॉ मटेरियल जो होता है उसका फर्मेंटेड सीरियल्स रहते हैं। दूसरी आएगी ब्रांडी, उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कितनी रहती है, 60 to 70%। ठीक है। इसमें भी फ्रूट जूसेस का आप यूज करते हैं। अगली बात आएगी रम, वो मोलासिस से बनती है, मेनली 40% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन उसमें रहेगी। अगली बात करेंगे जिन। ठीक है। उसमें कितनी रहेगी, 40% रहेगी। राय माल्ट से मेनली उसका रॉ मटेरियल रहता है। अगली लास्ट रहेगी आपकी वोडका बच्चे, वो रहती है 60 to 80 हाईएस्ट अल्कोहलिक कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन वोडका। ठीक है। और ये किससे बनता है, पोटैटो, इसका क्या रहता है, रॉ मटेरियल रहता है। इतना आपको पता लग गया बच्चे। मेनली आपको ये इसके जो रॉ मटेरियल है आपको सब इजिली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो माल्ट है, राइट, माल्ट और मोलासिस ये क्या चीज है ना। बच्चे, जो माल्ट होती है क्या होता है, जैसे ही कोई क्या होता है आपका सीड होता है, जब उसको आप जर्मिनेट करते हो, ठीक है, जब सीड को आप क्या करते हो, जर्मिनेट करते हो और उसको क्या करते हो, प्लांट बनने से पहले क्या करते हैं, उसको हम निकाल लेते हैं, उनको ड्राई करते हैं, दैट इज योर माल्ट। वो क्या है, आपका माल्ट है। इतना आपको पता लग गया। अगली बात करूं, रम जो कि मोलासिस से बनती है, ये क्या चीज होती है बच्चे, जब भी शुगर आपकी रिफाइंड होती है, रिफाइनिंग ऑफ शुगर जब होता है बच्चे, तो उसमें एक ब्लैक कलर का जो मटेरियल जो निकलता है रिफाइनिंग ऑफ शुगर के टाइम में, दैट इज योर मोलासिस, दैट इज योर मोलासिस। ठीक है। ये सारे क्या हैं बच्चे, आपके जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं जब इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं, ये सारे क्या रहते हैं, उनके रॉ मटेरियल्स रहते हैं। तो मेनली इसमें जो ईस्ट होती है बच्चे, हमेशा याद रखना, जो ईस्ट है वो 13% तक, जब तक आपकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन रहती है तब तक वो ईस्ट क्या कर सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, वो रह सकता है। लेकिन 13% या उसके बियॉन्ड चली जाए अल्कोहलिक कंसंट्रेशन, ठीक है, तो क्या होता है, ईस्ट क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो मेनली आप अगर यहाँ पे देखें, मैंने आपको अल्कोहलिक कंसंट्रेशंस लिखी हुई हैं बच्चे कि बियर और वाइन, तो क्या है इनकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन 13 से नीचे है ना, तो ईस्ट अपना काम कर जाएगा। लेकिन आगे जो फर्दर मैंने आपको 4 to 5 बता रखे हैं प्रोडक्ट्स बच्चे, उनकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्या होती है, 13 से क्या रहती है, ज्यादा रहती है या 13 रहती है। तो इसके लिए बच्चे हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। किस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। क्योंकि ईस्ट जो है उससे आगे वाले 13, बियॉन्ड 13 या 13 क्या करता है, किल हो जाता है।
तो इतना आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। तो ये कुछ हमारे फर्मेंटेटेड बेवरेजेस हैं जिसको हम एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और ये सारे उसके रॉ मटेरियल थे, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने कितने अल्कोहलिक कंसंट्रेशन में वो सर्वाइव कर सकता है, इस नहीं कर सकता, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। सो बच्चों सेकंड हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंटीबायोटिक्स। आपकी एंटीबायोटिक्स भी क्या है, लार्ज स्केल में क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मेनली, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही होता है वो भी एंटीबायोटिक, तो वो भी क्या होती है, बल्क क्वांटिटी में वहां से इंडस्ट्री से बाहर निकलती है। सो मेनली एंटीबायोटिक्स जो टर्म थी वो किसने दी थी, वॉक्समैन ने दी थी, ठीक है। जो सोर्स है एंटीबायोटिक्स का, जो मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो आपके यूज होते हैं उसका सोर्स क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज। क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज। इतना आपको पता लग गया। अगली बात करेंगे कि बच्चे जो पेनिसिलिन, आपको पता है सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो थी वो पेनिसिलिन से, है ना। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन को क्या बोलते हैं, वंडर ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है। वंडर ड्रग भी बोला जाता है इस एंटीबायोटिक को। और ये दी किसने थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और ये कहां से मिली थी, सोर्स क्या था पेनिसिलिन का, सोर्स क्या था बच्चे पेनिसिलिन का, तो बच्चे जो पेनिसिलिन का सोर्स था वो था पेनिसिलिन नोटेटम। पेनिसिलिन नोटेटम इज द सोर्स, ठीक है, फॉर पेनिसिलिन, राइट। और कॉमर्शियल पेनिसिलिन जो होती है वो है पेनिसिलिन क्राइसोजिनम। कौन सी, जो आपकी कॉमर्शियल पेनिसिलिन है वो कौन सी है, पेनिसिलिन क्राइसोजिनम, ठीक है। और साथ में जो फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन थे बच्चे, ठीक है, इनको क्या मिला था, 1945 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। सो बच्चे मार्केट में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज की जाती हैं। अब होता क्या है, ये एंटीबायोटिक्स जो है वर्क कैसे करती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये माइक्रोब्स है हमारे पास, ठीक है। तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, एक माइक्रोबियल प्रोडक्ट, इनसे क्या होगा, एक केमिकल रिलीज होगा। क्या होगा, इनसे एक केमिकल रिलीज होगा, माइक्रोबियल प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट माइक्रोब्स बताए हैं, A B C D E, ये मैंने क्या किया, इन माइक्रोब्स को नाम दे दिया। इतना आपको पता लग गया। सो बच्चे यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास दो तरह के माइक्रोब्स होंगे। क्या होंगे, दो तरह के माइक्रोब्स होंगे, एक होंगे सेंसिटिव, एक होंगे सेंसिटिव बच्चे, और दूसरे क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे, इस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आपके माइक्रोब ए की मैं बात करूं बच्चे, तो जो हमारे पास जो केमिकल रिलीज हुआ है तो उससे क्या होगा, वो माइक्रोब की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या उसकी ग्रोथ क्या होगी, रिटार्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका माइक्रोब ए है वो क्या है, सेंसिटिव है। क्या है, वो सेंसिटिव है। इतना आपको पता लग गया। लेकिन दूसरी तरफ जो बी माइक्रोब है वो रेजिस्टेंट है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के, ठीक है। तो होगा क्या, वो होगा अनअफेक्टेड। क्या होगा, वो माइक्रोब बी जो है आपका अनअफेक्टेड होगा, मतलब उसे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। वहीं मैं सी की बात करूं, अगर सी की बात लेते हैं कि भाई उसकी भी डेथ हो गई, या फिर क्या हुई, ग्रोथ रिटार्ड हो गई, उसकी भी क्या हुई, ग्रोथ रिटार्ड हो गई। तो मतलब क्या है कि आपका सी माइक्रोब है बच्चे, वो भी क्या है, सेंसिटिव है। क्या है, वो भी सेंसिटिव है। और वहीं पे अगर मैं डी और ई माइक्रोब की बात करूं तो वो भी क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे। वो भी क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे। मतलब क्या होंगे, मतलब उन्हें कोई अनअफेक्टेड, वो क्या होंगे, माइक्रोब्स आपके अनइफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, एंटीबायोटिक बच्चे आपकी क्या करती है, वर्क करती है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। सो बच्चे ये सब चीजें जो है, सोर्स क्या है आपका, या सबसे पहली जो इन्वेंशन कौन सी पेनिसिलिन की हुई थी, किसने की थी, और सोर्स क्या है, ये सब आपको क्या है, याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स। सो बच्चे थर्ड बात करेंगे हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे आपके, अल्कोहल्स हो जाएंगे आपके, एंजाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए हो जाएगा और स्टेटिन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे, इन द लिविंग सिस्टम। कहाँ पे, इन द लिविंग सिस्टम। सो सबसे पहले मैं आपको साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में बताऊंगी। ये क्या है, इम्यूनोसुप्रेसिव है। किस तरह एक्ट करता है, एज अ इम्यूनोसुप्रेसिव, ठीक है। अगली बात करते हैं बच्चे, जो साइक्लोस्पोरिन ए है इसको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ आपको किडनी ट्रांसप्लांट का, तो मेनली उसमें यूज किया जाता है। तो कहाँ पे यूज किया जाता है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है। अब जो बच्चे ये साइक्लोस्पोरिन है,
ठीक है। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हम उसको ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, ठीक है। कौन सी फंगस? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। कौन सी फंगस का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। और ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है बच्चे वो किसका एग्जाम्पल है, वो है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। किसका एग्जाम्पल है वो, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो ये क्या है, आपकी एक फंगस है, ठीक है। तो ये सब साइक्लोस्पोरिन का रहा। सो आगे हम बात करेंगे स्टेटिन के बारे में। सो बच्चे नेक्स्ट जो है स्टेटिन, ये स्टेटिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो, ठीक है। सो स्टेटिन करता क्या है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको क्या करता है, लो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने में करता है, आपकी हेल्प करता है, ठीक है। और मेनली इसमें फंगस का यूज किया जाता है। फंगस कौन सी, ईस्ट कौन सी, मोनस्कस परपरस, मोनस्कस परपरस, ठीक है। सो अब इसमें होता क्या है बच्चे, इसमें जो एंजाइम है HMG को-ए-रिडक्टेज, ये क्या है, आपका एक एंजाइम है, ठीक है। तो इस एंजाइम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को-ए-रिडक्टेज। दिस इज द फुल फॉर्म फॉर MgO को-ए-रिडक्टेज, ठीक है। सो बच्चे ये क्या है, आपका एक एंजाइम है, ठीक है। और जो मेलावोलेट है बच्चे, इसके लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। सबस्ट्रेट क्या करता है, ये काम करता है इस एंजाइम के लिए। तो जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, जब इस सबस्ट्रेट के साथ ये एंजाइम क्या करता है, बाइंड करता है। सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया मेलावोलेट जो है आपका सबस्ट्रेट रहेगा। तो जब वो इसके साथ बच्चे बाइंड करेगा तो जो मेलावोलेट है बच्चे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बॉडी में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बच्चे ये जो स्टेटिन होता है आपका, ये स्टेटिन की जो है उसकी रिजेम्बलेंस किसके साथ होती है, मेलावोलेट के साथ क्या होती है, उसकी रिजेम्बलेंस होती है। तो इसकी जगह पे क्या करेगा, स्टेटिन जो है आके लग जाएगा, ठीक है। स्टेटिन क्या करेगा, आके लग जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो आपका HMG को-ए-रिडक्टेज है बच्चे, जब वो स्टेटिन के साथ कंबाइन करने लगेगा तो क्या होगा, इस टाइम वो कोलेस्ट्रॉल में नहीं चेंज होगा, वो कोलेस्ट्रॉल में नहीं चेंज होगा, चाहे ये इसके साथ रिजेम्बलेंस है, लेकिन ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल में चेंज नहीं होगा। क्यों, ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल में भी चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बॉडी में जो कि बढ़ना शुरू हुआ था वो अब की बार क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए स्टेटिन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करने में, कम करने में। इतना आपको समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम है उसकी फुल फॉर्म, तो उसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को-ए-रिडक्टेज। ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख देती हूं बच्चे, ये है रिडक्टेज। इतना आपको पता लग गया। एक बार फिर रिपीट करवा रही हूं बच्चे, जो मेलावोलेट है बच्चे वो आपका सबस्ट्रेट है, HMG को-ए-रिडक्टेज आपका एंजाइम है। जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो आगे जाके ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, कोलेस्ट्रॉल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हम स्टेटिन का यूज करते हैं बच्चे, और ये जो स्टेटिन है इसकी रिजेम्बलेंस इस सबस्ट्रेट से होती है। तो फिर क्या करेगा, ये एंजाइम इस स्टेटिन के साथ क्या करेगा, बाइंड करने की कोशिश करेगा। अब जब इसे बाइंड करने की कोशिश करेगा तो बच्चे ये स्टेटिन जो है आगे जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो आगे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा बच्चे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेटिन का यूज करते हैं। सो बच्चे कुछ एक एंटीबायोटिक्स हैं और उनके सोर्सेज हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बना के दे रखा है। जैसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया से मिलती हैं तो बेसिट्रेसिन, ठीक है, तो ये किससे मिलती है, इसका सोर्स क्या है, बैसिलस लिंसिन फॉर्मिक, ठीक है। दूसरी एक्टिनोमाइसिटीज, जो मैंने बताया था कि मार्केट में जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं उसका मेन सोर्स क्या रहता है, ये उसका मेन सोर्स रहता है एक्टिनोमाइसिटीज। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगी आपकी, इसका सोर्स रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्लाइसिजिनस, ठीक है। और दूसरा रहेगा टेट्रासाइक्लिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरिफेशियंस, ठीक है। और दूसरी आएगी टेरामाइसिन, सॉरी नॉट टेट्रा, इट्स
टेट्रा ये रहेगी, टेरामाइसिन ये रहेगी टेट्रामाइसिन रिमोसिस, ठीक है। और दूसरी फंगस से जो आपकी बहुत ही फेमस है, ठीक है, जो फर्स्ट आपकी एंटीबायोटिक्स थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चे इन्वेंट की, दैट इज योर पेंसिलिन, और इसका कौन सा सोर्स रहेगा, पेंसिलिन क्राइसोजिनम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और उसका सोर्स क्या रहेगा उसका चार्ट बना के दे रखा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो कि आपने लर्न भी एज सच कर लेनी है विद स्पेलिंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स।